हेलो हेलो हेलो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल। स्वागत है सभी बच्चों का स्वागत है डिफेंस वाला के इस प्लेटफॉर्म पर और इस शौर्य बैच की पहली क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। हां जी, तो सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है भाई। लगभग 7.5 महीनों का टाइम है आपके पास। अप्रैल में ये सवाल बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। क्या आप एनडीए 1 2025 की तैयारी करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या आप रेडी हैं या नहीं? सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ने वाले हैं। यानी गैट का जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है साइंस, और साइंस का एक काफी बड़ा पार्ट आता है फिजिक्स, है ना। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? जन्म हुआ है, अच्छा जी, ठीक है, क्या बात है भाई, देश सेवा के लिए जन्म हुआ है, बिल्कुल भाई। तो यार पता है, हम भी आप बच्चों को पढ़ा करके प्रिविलेज फील करते हैं कि भाई आप बच्चों में, जब से आप लोग इतने छोटे अभी उम्र में हो, आपका अभी से ये जज्बा है कि हमने देश के लिए कुछ करना है। आपका अभी से ये जज्बा है कि भाई दिस इज नॉट अ मियर जॉब, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ड्यूटी है, ये राष्ट्र के प्रति हमारी आराधना है, यानी हमारी राष्ट्र प्रेम है। ये बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ यस, कमेंट्स में यहां पर देख रहा हूं भाई, बच्चों में बहुत ही हाई जोश है, कह रहे हैं भाई जन्म ही हुआ था एनडीए के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो ठीक है, आप सभी के जज्बे को सलाम है। आप सभी की ये जो जोश है ना, ये जोश जिस तरीके से आज पहली क्लास में है ना, ये सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में और आने वाली सभी क्लासेस के अंदर अगर ऐसा ही जोश रहा तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब आप पूरे तरीके से रेडी हैं एनडीए 1 2025 के लिए, ये बात पक्की है, ठीक है ना। तो भाई मैं आपको जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, ये स्ट्रेटेजी आप लोग भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि आप उसको लिखोगे नहीं। इसलिए मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठे। आज आप एनडीए की फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। आज आपकी एनडीए की फिजिक्स का पहला दिन है। तो भाई एनडीए की फिजिक्स कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, प्रैक्टिस कैसे होगी, फोकस एरियाज क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको पहले ही पेज पर लिखनी है, पहले ही पन्ने पर नोट करनी है, ठीक है। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के रेडी रहिए। चाहे आपने बैच परचेज किया या नहीं किया, परचेज नहीं किया कोई बात नहीं, बाद में कर लेना भाई। सवाल यह नहीं है कि कितने बच्चों ने बैच परचेज किया है, कितने बच्चों ने बैच को अभी नहीं खरीदा है। अगर वो एक डेमो क्लास देखना चाह रहे हैं, जो कि डेमो क्लास आपको अभी फ्री में प्रोवाइड हो रही है, पहली क्लास, इसके बाद आपकी 2 क्लासेस और शेड्यूल हैं इसी चैनल के ऊपर, है ना। तो बाद में अगर आप खरीदना चाहे बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन आपने उसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ लेना है जैसे किसी बच्चे ने पैसे देकर के कोई बैच खरीदा होता है, ठीक है। तो अपनी कॉपी और पेन अपने पास रखिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हां जी, तो आपको पता ही है कि एनडीए के अंदर गैट एक बहुत मेजर पोर्शन आता है, सही बात है ना भाई। गैट एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, और गैट के अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है साइंस। साइंस के लगभग 200 मार्क्स होते हैं, 200 नंबर की साइंस आती है, 200 मार्क्स की साइंस आती है लगभग। और मैं आपको बता दूं कि उसमें से फिजिक्स अकेली 100 नंबर की आती है। अकेली फिजिक्स ही 100 मार्क्स की है बेटा, अकेली फिजिक्स ही 100 मार्क्स की है बेटा जी, ठीक है ना। लगभग 40 मार्क्स के आसपास बायोलॉजी आती है। ये बिल्कुल खींच के बता रहा हूं मैं, एकदम खींच के बता रहा हूं कि 40 नंबर जो आते हैं, 10 क्वेश्चन भी मुश्किल से देखने में आते हैं बायो में, कभी 8-9 भी होते हैं और कभी 11 भी हो जाते हैं। तो इसलिए एवरेज लेकर के मैं 10 मान लेता हूं, है ना। और हर क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलवाता है, ये बात आपको पता ही है ना। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। तो बायोलॉजी में 10 सवाल भी अगर मान ले एवरेजली तो 40 आ गए, और इसी हिसाब से केमिस्ट्री में कितने आ गए, 60 मार्क्स आ गए। ठीक बात है, ठीक बात है। यही रहता है हिसाब किताब कुछ, ठीक है ना। इसी के आसपास कुछ हिसाब किताब रहता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ना कुछ ग्रे एरियाज भी हैं। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में कई बार सवाल जो होते हैं वो कई बार ओवरलैप भी करते हैं। तो कुछ सवाल वो केमिस्ट्री में मान लिए जाएं या फिजिक्स में मान लिए जाए, कह नहीं सकते कुछ भी, ठीक है ना। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि एनडीए की कंप्लीट तैयारी के अंदर फिजिक्स कौन से नंबर पे आनी चाहिए? एनडीए की कंप्लीट तैयारी के अंदर फिजिक्स कौन से नंबर पर आनी चाहिए? अगर वेटेज के हिसाब से सोचे तो, अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो फिजिक्स को कौन से नंबर पर आना चाहिए? बच्चे लिख सकते हैं कमेंट में क्या? यस, नहीं बेटा 2 पर नहीं है,
2 पर नहीं है, नहीं 1 पर भी नहीं है भाई। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनडीए की तैयारी के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑब्वियसली मैथमेटिक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स की है। नंबर 2 पर आता है इंग्लिश, ठीक है ना। नंबर 2 पर जो वेटेज आती है वो इंग्लिश की आती है, और यस नंबर 3 पर फिजिक्स है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, लिखो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। लिखिए 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 भाई, एक बार हैशटैग लगा करके लिखना पड़ेगा कि फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट। मुझे चाहिए कि आप लोग सोचें, आप लोग ये विचार करें, और आप लोग ये मन बनाएं कि चाहे आप कॉमर्स से थे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से थे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे साइंस से हो, फिजिक्स नहीं अच्छी लगती है फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। एनडीए के लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और जितनी जरूरी फिजिक्स आपके लिए है ना, उतनी जरूरी फिजिक्स हमारे लिए भी है। डिफेंस वाला ने इस बार शौर्य के अंदर आग लगा देनी है फिजिक्स में, यह बात की गारंटी मैं अकेला नहीं दे रहा आपको, मेरे साथ विक्रांत सर भी आपके बीच में आने वाले हैं। मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा विद क्वेश्चंस, आज आपको दिख जाएगा किस तरीके से, और विक्रांत सर करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इस बार 2 टीचर उतर रहे हैं फिजिक्स के पढ़ाने के लिए, पहली बार, कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले कभी भी पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि शौर्य के अंदर 2 टीचर उतर करके पढ़ा रहे हो, लेकिन इस बार ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हमें भी यह बात पता है कि फिजिक्स बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं एनडीए की तैयारी करने के लिए, बहुत बच्चे ह्यूमैनिटीज से आते हैं, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनको 11th में फिजिक्स पसंद नहीं आई, लेकिन फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, बिकॉज फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट। यस, जो आप यहां हैशटैग लगा के लिख रहे हो ना, ये चीज हम फील करते हैं भाई, ठीक है ना। तो पास्ट में जैसा भी रहा, इस बार एक फ्रेश तैयारी के साथ, आपका पिछली बार एनडीए नहीं निकला कोई बात नहीं, इस बार फ्रेश तैयारी के साथ 2 टीचर आपके बीच में उतर रहे हैं, 2 टीचर। मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, और प्रीवियस ईयर सवाल भी बीच बीच में जहां पर पढ़ेंगे वो मैं करवाने वाला हूं, ठीक है ना। पास्ट में हम लोगों के पास लेक्चर्स बहुत कम थे, इस बार हमने, क्योंकि पता है हमको 8 महीने का गैप है हमारे पास, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर पड़ा है, नवंबर पड़ा है, दिसंबर पड़ा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, और अप्रैल भी थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में कुछ गुंजाइश मिल जाए तो अपने को, यानी 7.5 महीने लगभग हमारे पास हैं। तो इसलिए हमारे पास लेक्चर्स भी ज्यादा हैं। इस बार आप अगर प्लानर खोल के देखोगे ना शौर्य का, फिजिक्स का, तो आपको प्लानर में इस बार डबल लेक्चर देखने को मिलेंगे, डबल। यानी पहले मैं कभी 17 या 18 लेक्चर लिया करता था, इस बार मैं खुद ही 25 लेक्चर ले रहा हूं, और एडिशनली 15 से 18 लेक्चर जो है वो विक्रांत सर लेंगे, यानी कम से कम 40 लेक्चरों का प्लानर है, जरा चेक कर लेना। कम से कम 40 लेक्चर्स का प्लानर हमने आपको दिया फिजिक्स का, बिकॉज वी नो दैट फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट। और ये आपको भी समझना पड़ेगा, यानी जितनी मेहनत यहां पर हम लोग कर रहे हैं भाई, उतनी ही मेहनत आपने भी करनी है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की फिजिक्स की जहां तक बात है, लगभग 25 सवाल एवरेजली देखे गए हैं एनडीए के अंदर, पूछे जाते हैं हर बार। लगभग 25 सवाल एवरेज आउट पूछे जाते हैं। इस बार कुछ कम थे, इस बार शायद 20-22 के आसपास सवाल थे, 1-2 ग्रे एरिया में थे, यानी कुछ केमिस्ट्री की तरफ लुढ़क जाते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरफ आ जाते हैं, तो ग्रे एरिया मान करके चले तो इस बार 20-22 क्वेश्चन के आसपास फिजिक्स के थे। लेकिन एवरेजली बात करूं तो 25 सवाल फिजिक्स के रहते हैं। इंटू 4 कर दिया जाए तो कितने मार्क्स की फिजिक्स आ गई भाई? 100 मार्क्स की अकेली फिजिक्स आ गई। और इसको अकेले संभालने वाले नहीं है भाई, इसको संभालने वाले इस बार 2 लोग हैं, इसको संभालने वाले इस बार 2 लोग हैं। यानी मैं आपको कंप्लीट थ्योरी विद PYQs देने वाला हूं, जो कि क्लास के अंदर ही रहेगा, है ना। और विक्रांत सर जब भी उतरेंगे भाई आपके बीच में, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस देने वाले हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस जो होगी सवालों की, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, कंप्लीट प्रैक्टिस देने वाले हैं आपके प्यारे विक्रांत सर, मेरे भ्राता जी, मेरे भाई विक्रांत सर, ठीक है ना। तो 2 टीचर इस बार आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, और ऐसा पास्ट में कभी नहीं हुआ भाई, ये होने जा रहा है इस बार शौर्य के अंदर, ठीक है जी। किस तरीके से आपने फिजिक्स को पढ़ना है, ये चीजें नोट कर लेना बेटा। फिजिक्स के लिए सबसे जरूरी होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, क्योंकि जो सवाल इस बार देखे गए हैं, जो पैटर्न में चेंज देखा गया, वो ये देखा गया है कि ज्यादा फोकस इनका कॉन्सेप्ट पर आ गया। पहले रट्टेबाजी ज्यादा चलती थी,
मैं आपको बताऊं, एनडीए की फिजिक्स जो पहले थी ना, उसमें रट्टेबाजी बहुत ज्यादा थी कि भाई 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, बस वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टिक कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगती है, बस भाई वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टिक कर दिया। ठीक है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जी, टिक कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मॉडरेट सवाल जो होते हैं वो 15 के आसपास आते हैं। 15 से 18 सवाल जो आपको मिलेंगे 25 में से, आउट ऑफ 25 15 से 18 सवाल जो मिलेंगे मॉडरेट मिलेंगे। 3 से 4 सवाल इजी मिलेंगे, लेकिन 3 से 4 सवाल आपको टफ भी मिलने वाले हैं, मुश्किल भी सवाल आते हैं। मैं अगर 25 क्वेश्चनों की फिजिक्स बोलूं, 25 सवालों की फिजिक्स बोलूं, तो लगभग 15 सवाल मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी भाई। मॉडरेट सवाल ज्यादा है यानी आपको तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह मत समझना कि फिजिक्स मुश्किल लगती है तो शायद हमसे नहीं हो पाएगी। मैं मॉडरेट कह रहा हूं, मैं टफ नहीं कह रहा, मैं मुश्किल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मीडियम लेवल आता है, और मीडियम लेवल तो आप लोग कर लोगे, लेकिन आपने बस फोकस एरियाज का ध्यान रखना है कि आपने कहां कहां फोकस करना है। आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर। मॉडरेट सवाल हो जाएंगे बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। 3 से 4 सवाल इसके अंदर जो आपको मिलेंगे वो टफ भी मिलेंगे, और बाकी बचे कुछ इजी टू मॉडरेट भी हो सकते हैं। जो भी रह गया, मेरे ख्याल 5-7 सवाल रह गए है ना, वो आपको इजी मिलेंगे, वो आपको आसान मिलेंगे, देखते ही हो जाएंगे। जो हर बच्चा कर लेता है वो वाले सवाल होंगे, जो हर बच्चा कर लेता है वो सवाल आपको 5 से 7 मिलने वाले। 3 से 4 आपको टफ मिलने वाले हैं, नो डाउट, जिसमें न्यूमेरिकल होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। और 15 सवाल मॉडरेट होंगे, ठीक है, जिनके अंदर कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी अगर आपके पास है तो वो काम हो जाएगा। एम आई क्लियर? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार फायर इमोजी बना देना जरा। ये बहुत सारे पुराने बच्चे भी होंगे जो मेरे साथ 9th में पढ़े हैं, कभी 10th में पढ़े हैं, कभी वो बच्चे जानते हैं कि भाई मैं कमेंट के अंदर फायर इमोजी बनवाता रहता हूं, है ना। तो भाई फायर इमोजी एक बार जरूर बना दे अगर मेरी बात दिमाग में पड़ रही है, तो दिमाग में घुस रही है तो। फायर इमोजी बना दे अगर मेरी बात दिमाग में जा रही है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है देखो मैंने, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। पास्ट में ऐसा था बेटा कि एनडीए के पैटर्न में न्यूमेरिकल कम आते थे, अब ऐसा नहीं है। अब वो न्यूमेरिकल भी देता है, इजी देता है, अरे आसान ही देता है, मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं देता। लेकिन वो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जेई का कॉन्सेप्ट उठा के दे देगा, या नीट लेवल का कोई कॉन्सेप्ट, या एडवांस लेवल का, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई जेई की तैयारी, कोई नीट की तैयारी, कोई एडवांस की तैयारी यहां पर नहीं करनी है। यहां पर बेसिक लेवल पर अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी आती हैं और कैलकुलेशन करनी आती है, वो इतना ही चाह रहा है आपसे, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इस बार हम लोग ज्यादा करवाने वाले हैं। इसीलिए 2 टीचर आए हैं, इसीलिए 2 टीचर आए हैं, इसलिए मैंने भी अपने लेक्चर्स बढ़वाए हैं, और विक्रांत सर ने भी अपने लेक्चर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, और फिजिक्स में वो आ गए हैं पूरे फुल फ्लेज्ड। ठीक है जी, इसलिए 2 टीचर्स हम लोग उतर रहे हैं ताकि आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसी है भाई? ये इजी टू मॉडरेट आते हैं न्यूमेरिकल, टफ नहीं आते, टफ नहीं आते भाई, इजी टू मॉडरेट आते, कैलकुलेशन बेसिस पर आते। ठीक है जी। दूसरा और लास्ट है बेटा, रिवीजन करना और टेस्ट एनालिसिस करना। ठीक है ना। रिवाइज करना आपको रेगुलरली पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना यार। 11th क्लास की भी फिजिक्स को हम लोग कहीं कहीं जगह पर टच करते हैं, 12th क्लास की फिजिक्स को भी हम कहीं कहीं जगहों पर टच करते हैं। कुछ टॉपिक्स 11th के भी होते हैं, कुछ टॉपिक्स 12th के भी होते हैं। देखो, केमिस्ट्री और बायो में समस्या नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में समस्या नहीं है। वहां पर आपको कुछ भी 11th 12th पर जाकर के नहीं पढ़ना होता कि 11th का कोई टॉपिक आ गया बायोलॉजी का, या 12th का कोई टॉपिक आ गया बायोलॉजी का, इतना नहीं आता। ठीक है ना। 9 10th की भी बायोलॉजी अगर आपको अच्छे से आती है, आप आराम से सवाल बना ले जाओगे। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, 9 10th की केमिस्ट्री आती है, आराम से सवाल बना ले जाओगे। लेकिन फिजिक्स में आप 3 से 4 सवालों में फंस सकते हो अगर आपने वो वाले टॉपिक नहीं करे तो इसलिए वो वाले टॉपिक जो होंगे 11 12th के, वहां तक जाना पड़ेगा। इसलिए कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आपको टाइमली रिवीजन करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन आपको हमेशा टाइम टू टाइम करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। आप चाहें तो वीकली रिवीजन कर सकते हैं, यस करना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट। आपने अभी अभी हैशटैग बना के लिखा था भाई, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आपको रिपीट करनी पड़ेगी। अगर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, और जो चीजें आप पुरानी भूलते चले जा रहे हो उनको वापस से जिंदा करना पड़ेगा।
ये जिंदा करने की जो टेक्निक है ये बाद में भी बैचेस के अंदर बताई जाएगी कैसे रिवीजन करना। अभी मैं पूरी स्ट्रेटेजी नहीं लेके आ पाऊंगा, लेकिन आप जैसे जैसे ड्यू कोर्स हम लोग आगे बढ़ेंगे शौर्य बैच के अंदर, मैं आपको यह भी बताऊंगा किस प्रकार आपने रिवीजन करना है। ठीक है ना, रिवीजन किस तरीके से करना ये भी मैं भी बताऊंगा, और विक्रांत सर भी आपको गाइड करेंगे, अपन दोनों मिलकर आपको गाइड करेंगे। पूरी गैट की गाइडेंस जो है ना, ये पूरी जीएटी की जो पूरी साइंस की गाइडेंस है ना, ये हम लोग आपको देने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है ना, ये हमारे ही मुंह से निकलता हुआ आपको दिखेगा जब हम बैचेस में आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है ना, इसके साथ क्या लिखा हुआ मैंने, टेस्ट एनालिसिस भी लिखा हुआ। बेटा ये बात आप समझ लो कि आप जितना मर्जी पढ़ते जाओ, जितना मर्जी पढ़ते जाओ, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, आपका सारा पढ़ा हुआ ना वो जीरो है बिल्कुल। आपको बुरा लगेगा सुन करके बात कि क्या बात कर रहे हो सर, हम तो लेक्चर्स देखते हैं, हम तो नोट्स बनाते हैं, हम तो सर डीपीपी भी कर लेंगे, डीपीपी आपको मिलेगी, आपको पता ही है लेक्चर के साथ, हम डीपीपी भी कर लेंगे, हम क्लास के अंदर भी रिवीजन कर लेंगे, हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो भी आप कह रहे हो कि ये सब जीरो है। कैसे बेटा, जीरो इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को इवेल्युएट नहीं करा। आपने मॉक टेस्ट देने हैं, बाद में होंगे ये, जब शौर्य बैच पूरा अपने चरम पर होगा, यानी सिलेबस खत्म होने वाला होगा, उस टाइम भी मॉक टेस्ट होंगे, और बीच बीच में भी आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, वीकली टेस्ट होते हैं यहां पर, और कभी कभी 21 दिन में, 15 दिन में, इस तरीके से टेस्ट यहां पर रखे जाते हैं, बड़े टेस्ट, छोटे टेस्ट। ये टेस्ट आपने जरूर देने हैं, आपने अपने आप को इवेल्युएट करते रहना है। और जब आपको दिखेगा ना कि टेस्ट में सिलेबस ये आ रहा है और मेरा बैकलॉग अभी हो रखा है, मैं उतने चैप्टर नहीं पढ़ पाया या मैं उतने लेक्चर नहीं देख पाया, तो आपके मन में भी एक वो उठेगी, एक मोटिवेशन आएगी कि भैया नहीं, मुझे तो ये लेक्चर देखना है, मुझे तो पढ़ना है, क्योंकि मुझे टेस्ट देना है। इसलिए टेस्ट को प्लीज आप सीरियस लीजिएगा। ठीक है ना, और टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, खाली टेस्ट देके छोड़ नहीं देना कि टेस्ट दिया और खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तुम देखो, तुम चेक करो, तुम जानो क्या होगा। नहीं, आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आपने टेस्ट दिया है तो टेस्ट के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आपने ये एनालाइज करना है, आपने चेक करना है कि मेरे कहां नंबर ज्यादा कटे हैं, कहां नंबर कम कटे हैं, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता था, कौन सा टॉपिक मुझे ज्यादा आता था, कौन सा आपने कंप्लीट एनालिसिस करना है कि मैं जितना पढ़ा था क्या उतने सवाल मैं कर पाया, ये मैं नहीं पढ़ा था तो क्या तुक्का मार पाया। अगर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तो उसमें तुक्का मारा, क्या मेरा तुक्का भी ठीक बैठा कि नहीं बैठा, ये भी आपको बताना पड़ेगा, अपने आप को बताना है। टेस्ट एनालिसिस आपने करना है, एंड दिस इज वेरी सीरियस, ये वेरी सीरियस चीज है। अगर मेरी बेटा सारी बातें दिमाग में घुस रही हैं और कुछ सेंस बना रही हैं और आपको लग रहा है कि फायदे वाली बातें कर रहा हूं, तो फायर इमोजी मुझे दोबारा चाहिए, फायर इमोजी मुझे दोबारा चाहिए, आग दिखनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर मेरी बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेंस बना रही हैं तो। देखो भाई, पास्ट में जो भी हुआ सो हुआ, जो भी कमियां रही, जो भी गड़बड़े रही, जो भी गलतियां रही, ठीक है ना, अब उसके ऊपर हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि भाई ये गलती हमसे आगे ना हो। सही बात है कि नहीं, लेकिन भाई करना तो अपन नहीं है ना भाई, मेहनत तो हम ही ने करनी है ना। सही बात है कि नहीं यार, है ना। तो पास्ट में जो कुछ भी कमी रही, गलती रही, नहीं एनडीए निकला, हताश निराश होने से कोई फायदा नहीं है भाई। एक फ्रेश स्टार्ट पे आओ, है ना, रीस्टार्ट करो अपने आप को। सेट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं फिजिक्स के अंदर के भाई टाइम को जीरो पे कर लो। टाइम को जीरो पे करने का मतलब क्या है कि भाई स्टार्ट करो दोबारा से, एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट करो और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस जर्नी के साथ, है ना भाई। ठीक है, तो समझ में आया फिजिक्स के अंदर क्या क्या करना है आपने। फोकस एरियाज कौन कौन से होने वाले हैं जरूर नोट कर लेना बेटा। भाई पिछले 2024 चल रही है, 2011 से पेपर्स को एनालाइज करता हुआ आ रहा हूं। 2011 में मैंने भी एनडीए दिया था, 10 में भी दिया था, दोनों बार मेरा एनडीए का रिटर्न क्लियर हुआ था। एसएसबी से फोन आया था, एसएसबी से उस टाइम पर लेटर, फोन वगैरह ये सब आया करते थे, ठीक है ना। तो आजकल तो डिस्प्ले हो जाता है ना। तो पहले तो डिस्प्ले वाला सिस्टम तो था नहीं, कंप्यूटर इतने ज्यादा नहीं थे, तो 10-11 की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों बार ही हुआ था। तो मैं तब से एनालाइज करता हुआ आ रहा हूं एग्जाम का पैटर्न कैसा है। एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें ये सब चैप्टर्स जो है ना वो ज्यादा फोकस में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं सब चैप्टरों में से सिलेबस आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फोकस एरियाज ये हो सकते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इसमें से सर्कुलर मोशन में से काइनेमेटिक्स में से सवाल पूछता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इनमें से सवाल पूछता है, खूब पूछता है। ग्रेविटेशन में से 2 से 3 सवाल हर बार देखने को मिलते हैं, हर बार, लगभग हर बार। काइनेमेटिक्स में भी इस बार तो 5 सवाल थे, काइनेमेटिक्स से ही इस बार कम से कम 5 सवाल थे।
ऑप्टिक्स से इस बार सवाल कुछ कम थे, लेकिन इसको कम मत आंकना भाई, कोई भरोसा नहीं है कल को ऑप्टिक्स में फिर सवालों को बढ़ा दे। एक बार तो ऐसा भी हुआ एनडीए में कि 7 सवाल दिए ऑप्टिक्स में से, 7 माने 25 में से 1/3 तो ऑप्टिक्स ही पूछ लिया था। तो क्या भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ ही पड़ेगा भाई, सीधी बात बता रहा हूं। लेकिन हां, इन एरियाज पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। फ्लूइड्स पर से सवाल हर बार 1 से 2 पूछता ही पूछता है। 2 सवाल तो मुझे देखने को मिलते ही मिलते हैं हर एनडीए में, 2 सवाल फ्लूइड्स पर से देखने को मिलते ही मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर से भी 2 से 3 सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं, और कभी 3 होंगे, कभी 2 होंगे, कभी कभी एक भी होता है, लेकिन होगा जरूर। तो ये कुछ फोकस एरियाज है बेटा जिन पर आपने ज्यादा ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर आपने नहीं पढ़ने, इसको मैं लिख करके ले आऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यही पढ़ाऊंगा अच्छे से, बाकी अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर आपने इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है बाकी को नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है भाई, आपने पढ़ना सब कुछ ही है, लेकिन ज्यादा ध्यान जो आपने देना है वो इन पर देना है, ज्यादा रिवीजन जो करना है वो आपने इनका करना है, ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस जो करनी है इनकी करनी है। हाँ, साइड हो रहा हूं, साइड ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, ठीक है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले। तो भाई इस बार बहुत कुछ बदलने जा रहा है शौर्य के अंदर। फिजिक्स को लेकर के इस बार आपको काया पलट देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और भाई हमेशा ध्यान रखना, हम अंडर प्रॉमिस करते हैं और ओवर फुलफिलमेंट करते हैं। हम कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करते, हम कभी भी आपको ज्यादा नहीं कह देंगे कि भाई ज्यादा करेंगे और अंडर परफॉर्म करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कम ही बोलेंगे लेकिन हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बोलेगी, इसलिए अपन चुप रहते हैं। हम ज्यादा नहीं बोलते, हम ज्यादा शोर नहीं मचाते, ठीक है ना। कभी ओवर प्रॉमिस नहीं करेंगे आपको, अंडर प्रॉमिस करेंगे लेकिन ओवर परफॉर्म करेंगे, बात पक्की है। आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, शोर नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना, चुपचाप मेहनत करते रहो। 7-7.5 महीनों का टाइम है बेटा, झोंक दो अपने आप को, लगा दो जितनी जान है तुम में। तुमने बोर्ड भी संभालना है। 12वीं में है बहुत सारे बच्चे, जरा लिखे एक बार 12वीं में कौन कौन है, लिखे एक बार 12वीं में कौन कौन है। 12th लिखना, 12th अपने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरा 12th लिखो, जो 12वीं में है 12th लिखो। आपने बोर्ड्स को भी संभालना है बेटा, आपने बोर्ड्स को भी संभालना है और आपने एनडीए भी देना है। ये साथ में हो जाएगा, डोंट वरी, ये साथ में हो जाएगा। और हम सब खड़े हैं ना भाई, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हम सब खड़े हैं, हम सब हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो वरी नहीं करना, दोनों चीजें होंगी, 12वीं बोर्ड भी होगा अच्छे से और एनडीए भी अच्छे से होगा, है ना। लेकिन एनडीए पर भी आपने ध्यान लगाना है, एनडीए पर भी आपने फोकस करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा चैप्टर, है ना। काफी सारी मोटिवेशन हो गई, ठीक है, काफी सारी स्ट्रेटजी और मोटिवेशन मैंने डिस्कस कर ली, ठीक है नहीं। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का शौर्य बैच के अंदर, शौर्य 1.0 2025, जो कि आपका एनडीए 1 को टारगेट करने वाला बैच है। पहला चैप्टर उसका बनता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज हम केवल यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे, डायमेंशन के ऊपर बात हम लोग करेंगे अपने बैच के अंदर, ठीक है ना। तो ये चैप्टर को 2 में डिवाइड कर दिया गया है, नहीं तो एक ही चैप्टर को पूरा लेकर के चलना पड़ता था पहले, तो अब इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है ना। यूनिट्स अलग, डायमेंशंस अलग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट्स के साथ, लेकिन यूनिट्स से पहले भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने करनी है, बहुत सारी बातें यूनिट्स के अलावा भी हम लोगों ने करनी है, ठीक है जी। जैसे कि कंजर्वेशन के लॉज पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, और डायमेंशंस को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, आज नहीं, इसके लिए अगला लेक्चर लगेगा, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है फंडामेंटल फोर्सेस का। अपने साथ नोट्स बनाने हैं, है ना। ये पीडीएफ तो सबको मिलती है भाई, ये जो पीडीएफ है ये तो बैच के अंदर सबको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, आपने अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। चाहे शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे थोड़ा लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है, और काम की बातें तो जरूर लिखनी है आपने। अब बच्चा पूछा सर क्या क्लास के साथ में लिखूं या क्लास के बाद में लिखूं। देखो क्लास के साथ लिखना हर बार पॉसिबल नहीं होता, क्लास के साथ साथ लिखना हर बार पॉसिबल नहीं है, क्लास के बाद ही लिखना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी 1 घंटे की क्लास होती है, मान लेते हैं कि आपकी 1 घंटे की क्लास है, आप 10 मिनट के अंदर अंदर क्लास खत्म होने के बाद नोट्स को नोट कर सकते हो, अगर कुछ छूट गया है तो, है ना। नहीं तो साथ के साथ भी लिखें। बच्चे अगर जो साथ के साथ लिखना चाहते हैं, उनकी अगर प्रैक्टिस है साथ के साथ लिखने की, तेज लिखने की, तो साथ के साथ लिखे, नहीं तो बाद में तो आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो अपने पास नोट्स होने चाहिए। एक साफ सुथरा नया नवेला रजिस्टर खरीद के लाओ, एकदम जिसमें से खुशबू आ रही हो, और सारे एकदम सफेद सफेद पेज हो, बढ़िया सुंदर सुंदर, वो पेज वाला रजिस्टर लेके आओ, उस पर लिखो बड़ा बड़ा फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट
फॉर एनडीए। एनडीए के लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस 4 होती हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है नेचर में। कौन कौन सी 4 फोर्सेस हैं? क्या आपको नाम पता है? देखो लिखे हुए हैं। दीज में भी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारी फोर्सेस होती है। लेकिन भाई ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? लिखा हुआ देखो, ऑल दीज फोर्सेस अराइज फ्रॉम सम बेसिक फोर्सेस कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस। ये कौन कौन सी फोर्सेस है? नंबर वन जो फोर्स है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। इस पूरी प्रकृति के अंदर सबसे तगड़ी फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। उससे कमजोर यानी नंबर 2 पर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये नंबर 2 पर आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नंबर 2 पर आती है। सबसे तगड़ी कौन सी हुई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। उससे कमजोर कौन सी हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उससे कमजोर कौन सी हुई? नंबर 3 पे कौन सी आती है? नंबर 3 पे आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है ये ऑर्डर पूछा हुआ एनडीए ने। एनडीए के पीवाईक्यू के अंदर ये ऑर्डर पूछा गया है, इसलिए भाई आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उससे कमजोर वीक न्यूक्लियर है, और सबसे कमजोर होती है ग्रेविटेशन। अब ये मत बोलना क्या बात कर रहे हो सर, ग्रेविटेशन कैसे वीक होती है? उसने तो हमको पकड़ के रखा हुआ है, उसकी वजह से तो हम जिंदा है, उसकी वजह से तो हम सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से तो पेड़ खड़े हैं, उसकी वजह से तो फ्रूट गिर रहे हैं, उसकी वजह से झरना गिर रहा है, उसकी वजह से नदियां बह रही है। अरे भाई सारी बात सही है यार, सारी बात सही है। मैं कहां लड़ रहा हूं तुमसे? मैं तो इन चारों के बीच में लड़ाई करवा रहा हूं, मैं तो इन चारों के बीच में कंपैरिजन करवा रहा हूं यार, है ना। एक बार मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो बच्चे ने लिखा हुआ सर फालतू बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन कहां वीक हो सकती है? ग्रेविटेशन तो बहुत स्ट्रांग है। चांद देखो धरती के आसपास घूम रहा है, कितनी स्ट्रांग फोर्स से घूम रहा होगा। तो बात तो सही है, लेकिन इन चारों के बीच में लड़ाई हो रही है। भाई मुझसे लड़ाई मत करना, इस बात पे मुझसे लड़ाई नहीं करने का, ठीक है। मैं इन चारों के बीच में लड़ाई करवा रहा हूं कि सबसे तगड़ी स्ट्रांग न्यूक्लियर है। किसके किसके बीच में होती है पता है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में होती है? यहां लिख रहा हूं, ये होती है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं पता है? ये न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो उनके जो बीच की फोर्स होती है, उनके बीच में अट्रैक्शन जो होती है, उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब ये न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकती है बेटा, ये प्रोटॉन के बीच में भी हो सकती है बेटा, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकती है। यानी ये न्यूक्लियॉन्स तो इस तरीके से 3 पेयरों में फोर्स लगा सकते हैं, है ना। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच की फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर होती है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस ही लगती है वाली फोर्स। फिर आता नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है बिटवीन द चार्जेस। अब चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पता है? बात बचपन की है, पता है ना, ये बात बचपन की है। बिटवीन द चार्जेस आप बताओ, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज अगर आमने सामने आ जाए तो रिपेल करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर माइनस चार्ज एक दूसरे के सामने आ जाए तो रिपेल करता है कि नहीं करता? बिल्कुल रिपेल करता है। और अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो बता दो अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, और यहां भी क्या होती है? रिपल्शन। इसी फोर्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, समझ गए ना। चार्जेस के बीच की जो फोर्स है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर, ये होती है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, और इनसाइड अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर ही होती है ये, ठीक है ना। लेकिन ये कभी कभी देखने को मिलती है, कभी समटाइम्स, हमेशा देखने को नहीं मिलती, कभी कभी देखने को मिलती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। मोस्टली जब बीटा डीके होता है, बीटा डीके क्या होता है बाद में देखेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोसेस है एक बीटा डीके होना, तब ये वाली फोर्स निकल करके आती है, ये वाली फोर्स देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इनसाइड द न्यूक्लियस ही है ना, और रेडियो एक्टिविटी के टाइम पर देखने को मिलती है, रेडियो एक्टिविटी के टाइम पर देखने को मिलती है। अभी इतना ही जान लो बस काफी है, ठीक है ना। इनसाइड द न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी के कारण देखने में आती है। और ग्रेविटेशन किसके किसके बीच में होती है भाई? ये होती है बिटवीन द मासेस,
मासेस के बीच में, क्लास 9th का फॉर्मूला याद है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अगर एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में फोर्स याद है? इनके बीच में फोर्स याद है कितनी होती थी? याद करो, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r²। आ रहा याद? आ रहा है याद के नहीं? बताओ भाई, कमेंट में बताओ। आ रहा है? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, वही है वही है वही है वही है। ग्रेविटेशन फोर्स यही है जो दोनों मासेस के बीच में होती है। समझ गए ना? तो ये चारों फोर्सेस आपको पता होनी चाहिए। इन चारों फोर्सेस के ऑर्डर आपको पता होने चाहिए कि सबसे तगड़ी ये है, उससे कमजोरी है, उससे कमजोरी है, उससे कमजोरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबके बारे में कुछ 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 बातें लिखी हुई हैं, है ना। मास की वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स पर लगती है यूनिवर्स के। इट ऑपरेट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। इसकी रेंज इनफाइनाइट है, लेकिन ये एक वीक फोर्स है, ये एक वीक फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के मुकाबले 10 की पावर -38 है। क्या ये सब याद करना है? नहीं, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस डेटा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये किसके किसके बीच में होती है? रुका हुआ या चलता हुआ चार्जेस के बीच में। देखो, चार्ज लिखा हुआ है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है ना। ये चार्ज पार्टिकल्स पर लगती है, रेंज इसकी भी इनफाइनाइट है, ये स्ट्रॉन्गर है इतना, और ये सब डेटा दिया हुआ है। डेटा कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। डेटा कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। देखो लिखा हुआ, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? कौन है न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन। इनके बीच की फोर्स है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव, सही बात है। इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, बस जानने वाली बात है, न्यूक्लियर साइज के अंदर अंदर ही होती है, यानी ये न्यूक्लियर साइज देखो बहुत छोटा है। इसे बोलते हैं फर्मी डिस्टेंस, इसे बोलते हैं फर्मी डिस्टेंस। फर्मी डिस्टेंस, फर्मी मतलब बहुत छोटा, फर्मी डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है बेटा नेचर की। इसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर। ये भी न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मैंने कहा था दूसरे पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। और ये कब आती है? देखो, इट अपीयर्स ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव बीटा डीके। बोला था ना मैंने, बोला था ना, ऐसे देखने में नहीं आती है। रेडियो एक्टिव बीटा डीके जब होता है तब दिखती है ये, ठीक है ना। इसकी भी छोटी रेंज है और 10 की पावर -13 टाइम्स होती है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, यानी सबसे तगड़ी तो यही है, सबसे तगड़ी तो यही है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक सारी चीजें एकदम ओके हैं, यहां तक एकदम सारी चीजें ओके हैं। तो फायर इमोजी बनाना बेटा, आगे बढ़ता हूं, है ना। पहला पहला टॉपिक पढ़ा है अभी, है ना। अभी श्री गणेश हुआ है, अभी नारियल फोड़ा ही है ना भाई ठीक है ना। अभी फिजिक्स का नारियल फोड़ा भाई हमने, है ना। अभी शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है। फायर इमोजी बना दे जरा, अगर बात अभी तक की सारी एकदम क्लियर है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेचर में 5 कंजर्वेशन के लॉज भी आप लोगों को जानने हैं। अभी 4 फोर्सेस जानी ना, अभी 4 फोर्सेस जानी ना, अब 5 कंजर्वेशन के लॉज भी आपको जानने हैं। कौन कौन से लॉज हैं? देखो, क्या आप आज ही सारे पढ़ लोगे? आंसर है नहीं। कब पढ़ेंगे? जब चैप्टरों में आएंगे, अलग अलग चैप्टरों में आएंगे, है ना। लेकिन इनके नाम आपको आज ही बता रहा हूं, अपने पास नोट कर लेना, अपने पास इनके नाम नोट कर लेना। लेकिन इसको पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टरों में आएंगे तभी समझ में आएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। 5 कंजर्वेशन के लॉज है। कौन कौन से? नंबर एक कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, सुना है ना भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 12th क्लास के फिजिक्स वाले बच्चों ने जरूर सुना होगा, है ना। जब चार्ज की प्रॉपर्टी बताई जाती है तभी बताया जाता है कि कंजर्वेशन चार्ज की भी होती है ना। और मास तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो आप इसको, है ना। अच्छा, इसके अलावा याद है, इसके अलावा याद है कोई कंजर्वेशन का लॉ आपने पढ़ा हो? 9वीं की फिजिक्स में पढ़ा हो, 10वीं की फिजिक्स में पढ़ा हो, 11वीं पढ़ा हो, 12वीं पढ़ा हो? क्या और कोई कंजर्वेशन का लॉ याद आ रहा है? बेटा लिखना है, बिल्कुल लिखना है। यस, मोमेंटम, यस मोमेंटम, बिल्कुल बिल्कुल। हम इस मोमेंटम को बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। 2 तरह के मोमेंटम होते हैं बेटा, है ना। एक होता है जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा होता है तो लीनियर मोमेंटम, और अन्नू बिल्कुल ठीक बेटा, अन्नू बिल्कुल ठीक कह रही है। फिफ्थ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम 5 कंजर्वेशन के लॉज होते हैं, है ना। क्या अभी समझ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे अभी सिर्फ नाम लिख लो आप, अभी समझ में नहीं आएंगे, बाद में समझ में आएंगे, ठीक है ना। इनके बारे में कुछ थ्योरी भी लिखी हुई है,
चाहो तो इसको बाद में पढ़ लेना आराम से, ठीक है ना, अभी अभी जरूरत नहीं है आपको इसकी, ठीक है। चलिए आते हैं अपन मेन टॉपिक पर, है ना, क्योंकि यूनिट्स पढ़ना है। तो यूनिट्स चाहिए किस लिए होते हैं? यूनिट्स जो होते हैं यानी किलोग्राम एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है ना, सेकंड एक यूनिट है, आर एक यूनिट है, मिनट एक यूनिट है, सेंटीमीटर एक यूनिट है, केल्विन एक यूनिट है, सेल्सियस एक यूनिट है। ये यूनिट चाहिए किस लिए होते हैं भाई? ये यूनिट चाहिए होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले आप ये बताओ। मेजर तो चलो बाद में करेंगे, पहले आप ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज होती है जिसको जान करके हम लोग अपनी सराउंडिंग को और बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसी को हम लोग मेजर करके ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि आसपास की दुनिया कैसी है। समझ गए ना भाई? जैसे भाई देखो, लंबा तो मैं भी हूं। अगर मैं कह दूं कि भाई मैं लंबा हूं, है ना, मेरी हाइट अच्छी है, तो अच्छी का क्या मतलब होता है? मेरी हाइट अच्छी है का मतलब क्या है? अब अगर मैं WWE के रिंग में उतर जाऊं, है ना भाई, WWE के अंदर मान लो मुझे न्योता आया विंस मैकमोहन का, उसने बोला भाई मोहन नहीं मैकमोहन, तो मोहन का मुझे फोन आया, कह रहा भाई आ जाओ WWE रिंग के अंदर आ जाओ। तो मैं WWE की रिंग में चला गया, वहां तो मुझसे भी लंबे हैं सारे। अब मैं कह रहा हूं मेरी हाइट अच्छी है, तो अच्छी का मतलब क्या है? व्हाट इज अच्छी? कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? अगर हाइट है तो उसका मेजरमेंट होना चाहिए, तभी पता चलेगा अच्छी है। अच्छा यार चाय तो गर्म है यार, चाय तो गर्म है। अरे गर्म है तो कितनी गर्म है? होठ जल जाएंगे क्या, इतनी गर्म है? हाथ में पकड़ी भी जाएगी क्या, इतनी गर्म है? तो मेजरमेंट करके पता चलेगा ना भाई, मेजर करके चालू पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी फिजिकल क्वांटिटी हमें आसपास की फिजिक्स, आसपास की सराउंडिंग को ज्यादा बेटर समझने की ताकत देती है, और फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हमें और ज्यादा क्लैरिटी देती है चीजों के बारे में जानने के लिए। समझ गए ना? तो अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। देखो लिखा हुआ है बात, साफ साफ लिखा हुआ है। एक ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे मेजर किया जाएगा, जिसको नापा तोला जाएगा। नापेंगे तोलेंगे, लंबा है मोटा है पतला है कैसा है, गर्म है ठंडा है, जैसा भी है ना, उसे नापा जाएगा। और वेरियस फिजिकल फिनोमिना, वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स को समझाया जाएगा कि आसपास जो घट रहा है वो कैसे घट रहा है, आसपास जो बीत रही है वो कैसे बीत रही है, अच्छी बीत रही है कि बुरी बीत रही है ना, भूकंप आने वाला है या फिर पहाड़ गिरने वाला है, या फिर बारिश होने वाली है, या फिर इंद्रधनुष बनने वाला है, या फिर कोई म्यूटोर आकर के टकराने वाला है धरती से। अभी पीछे न्यूज आई भी थी। तो ये सब चीजें मेजर करके ही तो पता चलती हैं यार, इसलिए अपने को फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। समझ गए ना भाई? ठीक है। एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास टाइम फोर्स वगैरह ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी है, बहुत सारी है, ठीक है ना। अब बारी आती है कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप की, दो टाइप की होती है। एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। ठीक है, ध्यान से समझ लो इस बात को बेटा। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल 7 है, बस 7 है, इसमें 2 और जुड़ जाती हैं, उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। 7 तो फंडामेंटल है, 7 फंडामेंटल है, 2 और कभी कभी जोड़ करके बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री। सारी पढ़ाऊंगा अभी, चिंता ना कर, सारी बताऊंगा अभी, टेंशन ना ले। 7 फंडामेंटल है, 2 सप्लीमेंट्री है। और डिराइव्ड कितनी है पता है? डिराइव्ड कितनी है पता है आपको? एनी आइडिया कि डिराइव्ड कितनी है? हजारों में है, थाउजेंड्स, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है डिराइव्ड का। डिराइव्ड तो बहुत सारी है, ठीक है ना, बहुत सारी होते हैं डिराइव्ड तो, क्योंकि डिराइव का मतलब ही है निकाली गई, डिराइव करी गई। और आपको पता है किसमें से डिराइव करी गई है? ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये कहां से डिराइव करी गई हैं? ये फंडामेंटलों में से ही डिराइव करी गई हैं। फंडामेंटल कौन सी होती है? फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल
ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जिन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं है, जिन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज है जिसका मास बहुत ज्यादा है, कोई ऐसी चीज है जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो यार एक लंबी चीज का भी मास ज्यादा हो सकता है और एक छोटी चीज का भी मास ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या मास लेंथ पे डिपेंड करता है कि भाई लंबी चीज है तो ही उसका मास ज्यादा होगा? क्या यह जरूरी है? क्या यह जरूरी है कि कोई चीज लंबी हो तो ही उसका मास ज्यादा होगा? कोई छोटी चीज का भी तो मास ज्यादा हो सकता है। तो क्या मास और लेंथ, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्या, कि मास ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा होगी और मास कम होगा तो लेंथ कम होगी? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये बताओ टेम्परेचर, टेम्परेचर समझते हो ना? कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है ना? समझते हो ना टेम्परेचर तो? अच्छा ये बताओ, मैं कहूं कि भाई एक चीज ना बहुत लंबी है, एक चीज की ना लेंथ बहुत ज्यादा है, तो यार उसका ना टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो क्या ये मैं सही कह रहा हूं? क्या दोनों आपस में चीजें सेंस बना रही हैं क्या, कि भाई लंबा ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा? कैसा जरूरी है? क्या कोई छोटी चीज का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो सकता? क्या कोई छोटी चीज का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो सकता? क्या उसका लंबा होना जरूरी है? उसका तापमान ज्यादा होने के लिए, चीज को गर्म होने के चलते उसकी लेंथ लंबी हो, क्या ऐसा जरूरी है? क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। छोटी चीज का भी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है और लंबी का भी ज्यादा हो सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कैसी क्वांटिटीज हुई? ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हुई। इंडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। लंबा होगा तो मोटा भी हो सकता है, छोटा होगा तो भी मोटा हो सकता है। अरे मोटा होगा तो उसे भी बुखार चढ़ सकता है, और पतला होगा तो उसे बुखार चढ़ सकता है। अगर बड़ा है, लंबा है, उसे भी बुखार चढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है बॉडी का। और छोटा बच्चा होगा उसे भी बुखार चढ़ सकता है। क्या लंबाई का टेम्परेचर से कोई लेना देना है क्या? नहीं। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ गए ना? आओ फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरा आप लिस्ट देख लो। ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल है। कौन कौन सी? नंबर 1 मास, मैं बात कर ही रहा था अभी। नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 करंट, नंबर 5 तापमान, नंबर 6 जो समान है, जो सब्सटेंस है वो कितना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और नंबर 7 होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस का मतलब चमक कितनी ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा, ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है। लुमिनस का मतलब होता है चमकना, है ना? लुमिनोसिटी बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। ये सिलेबस में नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी आपको पढ़ने को नहीं मिलता कहीं नहीं, ना 9th में, ना 10th में, ना 11th, ना 12th, है ना? ये सिलेबस में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हां 7 फंडामेंटल क्वांटिटियों में इसका नाम आता जरूर है, ठीक है ना? लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, नो चर्चा, ठीक है ना? लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं। बाकी सबके बारे में चर्चा आपको मिलेगी, बाकी सबके बारे में आपको चर्चा मिलेगी। मास का सिंबल देख लो बेटा, एम होता है, लेंथ L से डिनोट होती है, टाइम T से डिनोट होता है, करंट I से डिनोट होता है, टेम्परेचर T से डिनोट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से डिनोट होता है, लुमिनस इंटेंसिटी है LV, जो भी लिखा हुआ इससे डिनोट होता है। वैसे जरूरत कभी नहीं पड़ती इसको याद करने की, ठीक है जी? ठीक है जी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? देख लो, आप देख लो। कह रहा है ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड बाय सूटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई ये जो 7 फंडामेंटल है ना, ये जो 7 क्वांटिटीज है ना, इन्हीं को कभी जोड़ा, कभी घटाया, कभी गुणाकार किया, कभी भागाकार किया, है ना? एक फिल्म का डायलॉग था ना, वो अक्षय कुमार बोलता है ना, जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो जो आंसर मिला वो जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने से फायदा नहीं हुआ। ऐसे करके कोई डायलॉग मारता हो तो वही है, वही बात बोल रहा है ये भी। वो कह रहा है कि भाई इन्हीं फंडामेंटल वालों को, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही आप कभी मल्टीप्लाई करवा लो, कभी डिवाइड करवा लो, कभी पावर स्क्वायर करवा लो, कभी हाँ भूल भुलैया, हाँ वही है ना, हाँ वही है ना, भूल भुलैया 1 2 नहीं, 2 की बात नहीं कर रहा, अक्षय कुमार 1 में ही था, है ना? हाँ तो समझ गए ना? इन्हीं को ही कभी जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, कभी स्क्वायर किया, कभी रूट किया, कभी क्यूब किया, कभी डिवाइड किया, कभी 2 पकड़ के ऊपर रख लिए, 2 नीचे रख लिए, करते रहे और डिराइव करते गए, डिराइव करते गए, कितनी बन गई? हजारों से भी ज्यादा, हजारों से भी ज्यादा इस टाइम पर डायरेक्ट क्वांटिटीज। अगर आप गिनने पर आओगे तो गिन नहीं पाओगे भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देखो लिखा हुआ है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी वाली हैं उन सबको डिराइव किया गया बाय सूटेबल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज।
है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल ले लो। मुझे एक बात बताओ, ये जो लेंथ होती है ये फंडामेंटल होती है या डिराइव्ड होती है? लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? बताइए बताइए। हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी लाइक पापा हूं मैं, पापा इस दुनिया का पापा। सही है सही है। स्क्रीनशॉट बेटा अंदर नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐप में देख रहे हो इस वीडियो को तो अंदर स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा, यूट्यूब पर देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब वालों के लिए स्क्रीनशॉट है, बाकी सब नोट करें कॉपी में, ठीक है। यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फंडामेंटल होती है लेंथ। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं एक लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं, L इंटू बी कर दूं, तो लेंथ तो ये भी है और ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही होती है एक टाइप की। अरे वो भी तो नाप ही है। अरे मेरे भाई वो भी तो एक टाइप का नाप ही है। अगर ये लेंथ बोल रहा हूं तो क्या ये लेंथ नहीं है क्या? इसको अगर मैंने ब्रेड्थ बोल दिया तो क्या ये लेंथ नहीं है क्या? ये भी लेंथ ही है। तो लेंथ इंटू लेंथ ही तो कर रहा हूं। ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये मुझे एरिया देगा बेटा। ये मुझे क्या देगा? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। बोल हां या ना। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। अब बता ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? अब ये जो एरिया निकल के आया ये डिराइव्ड है या फंडामेंटल है? अब ये डिराइव्ड कहलाएगा। अब ये डिराइव्ड कहलाएगा, समझ गए ना। तो कब फंडामेंटल होता है? जब एक सिंगल बचा हुआ, एक सिंगल है वो 7 में से, तो वो फंडामेंटल है। उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, कभी डिवाइड कर दिया, कभी स्क्वायर कर दिया, कभी क्यूब कर दिया, तो बतेरे सारे आपको क्या मिल जाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज मिल जाएंगी। जैसे एक और बताता हूं, मुझे बता बेटा, अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दिया, LBH कर दिया, LBH कर दिया, तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्यूब है ना, ये L है, ठीक है, ये B है और ये H है। L इंटू बी इंटू एच कर दिया, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलता है? LBH करने से क्या मिलता है? यस वॉल्यूम मिलती है भाई। वॉल्यूम मिलती है किसकी? क्यूबॉइड की, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिलता है। अब मुझे बताओ 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई करी है, पहले 2 बार करी थी। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। लेंथ मल्टीप्लाई किया तो एरिया मिल गया। लेकिन लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दिया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम मिल गया बेटा। देख रहे हो, एक नई क्वांटिटी डिराइव हो गई, एक नई क्वांटिटी डिराइव हो गई। बोलो हां या ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर करके, डिवाइड कर करके नई नई क्वांटिटीज को जन्म देते रहते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो फायर इमोजी बनाना एक बार जरा। फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज दोनों अगर अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो फायर इमोजी बना दे कृपया करके कमेंट सेक्शन में। सही है। एक और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं। बच्चा कह रहा है सर एक एग्जांपल और दे दो। एक क्या भाई, 1000 एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन समय की बाध्यता है ना। आओ, आपने सुना होगा एक क्वांटिटी होती है डेंसिटी। पता है फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आप एक बात देखो, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वॉल्यूम विच इज L इंटू एल, ये क्या है? ये क्या है? ये M/L क्यूब। ये लेंथ है। यानी लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन जब M/L क्यूब हो गया तो ये डेंसिटी दे रहा है। डेंसिटी क्या हो गया अपने आप में? ये भी डिराइव्ड है भाई, ये भी डिराइव्ड है भाई। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? अब बात करते यूनिट्स की, है ना। अब बात करेंगे यूनिट्स की। अब बात करते यूनिट्स की। देखो भाई, सिंबल तो बता दिए, यूनिट्स की बारी है अब। नापा तोला कैसे जाएगा? मास को नापा तोला जाता है बेटा किलोग्राम में, केजी लिखते हैं शॉर्ट में उसको, केजी। लेंथ को नापा जाता है किसमें बेटा? मीटर में, शॉर्ट में लिखते हैं एम। टाइम को नापा जाता है सेकंड्स में, शॉर्ट में लिखते हैं एस। करंट को नापा जाता है एम्पियर में, ए से डिनोट होता है। टेम्परेचर नापता है केल्विन में, के से डिनोट होता है। एन मतलब नंबर ऑफ सब्सटेंस, यानी मोल्स की बात हो रही है यहां पर, तो MOL मोल में नपता है। और लुमिनस इंटेंसिटी नपती है कैंडेला में। कैंडेला को शॉर्ट में लिखते हैं CD। फुल फॉर्म भी लिख रहा हूं यहां पर, कैंडेला। ये है मोल, ये है K फॉर केल्विन, है ना। ये है A फॉर एम्पियर, S फॉर सेकेंड्स, M फॉर मीटर, kg फॉर किलोग्राम। सही है। काफी सारे तो सुने ही हुए हैं आपने।
काफी सारे तो आपने सुने ही हुए हैं, है ना भाई। केजी किलोग्राम, एम मीटर, एस सेकेंड, ए एम्पियर, के केल्विन, मोल, एमओएलई, सीडी कैंडेला। कैंडेला में नापा जाता है लुमेंस इंटेंसिटी को, ठीक है ना। अच्छा अब इधर आ जाओ जरा, अब इधर आ जाओ, यहां आ जाओ यहां। अब मुझे एक बात बताओ, एक लेंथ को नापा जाता है, एक लेंथ को नापा जाता है मीटर में, ब्रेड्थ को भी नापा मीटर में ही जाएगा, तो एरिया की यूनिट क्या बन गई? एरिया की यूनिट क्या बन गई? यानी एक डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट देखो कैसे निकाली जाती है, मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर बन गई कि नहीं बन गई बताओ? मीटर स्क्वायर बन गई कि नहीं बन गई? इधर देखो, इधर देखो, वॉल्यूम में भी देख लो, वॉल्यूम में देख लो, लेंथ भी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में, और भैया हाइट भी मीटर में, क्योंकि तीनों लेंथ ही तो हैं, और तीनों लेंथ ही तो हैं यार। मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर क्यूब बन गया कि नहीं बन गया भाई? मीटर क्यूब बन गया कि नहीं बन गया भाई? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मास किसमें नपता है? मास को किसमें नापा जाता है? मास की यूनिट क्या है सर? केजी किलोग्राम। और बेटा वॉल्यूम की यूनिट क्या है? देख एल क्यूब है। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर क्यूब बन गया। यूनिट क्या आ गई? डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी हैं। देखो लिस्ट है पूरी, अच्छी खासी लिस्ट है। देखो एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एल इंटू एल कर रहे हैं, एल इंटू एल कर रहे हैं, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। अब एरिया क्या है? एरिया होता है मीटर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, उसमें एक और एल जोड़ दिया तो एल क्यूब हो गया। एल क्यूब का मतलब मीटर क्यूब, एल क्यूब का मतलब मीटर क्यूब। वेलोसिटी याद करो, 9th क्लास में पढ़ा था, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की लेंथ ही होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की लेंथ ही है, और डिवाइड बाय टाइम कर रहे हैं, एल बाय टी कर रहे हैं भाई। एल से आया मीटर और टाइम से आया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को देखो ऐसे लिखा हुआ ms-1, क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं? एक्सेलरेशन क्या होता है? 9th क्लास का फॉर्मूला अगेन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज डिवाइड बाय टाइम। यानी ऊपर क्या है? ऊपर है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हैं बेटा डेल्टा वी, और डिवाइड में टी। और वेलोसिटी की यूनिट अभी अभी लिखी थी क्या? m बटा s, और डिवाइड बाय टाइम है वो भी s है, यानी एस एस क्या बन गया? ये बन गया m बाय एस स्क्वायर, m बाय एस स्क्वायर। इसी तरीके से आगे भी है, डेंसिटी देख लो, मास अपॉन में वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। हाँ भाई, क्या सारे के सारे आज ही समझ में आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे? क्या सारे के सारे आज ही समझ लोगे? क्या नहीं, सारे नहीं समझने आज, आज सारे नहीं समझने बेटा, ठीक है ना। आज हम यूनिट्स को डिस्कस करने आए हैं सिर्फ, आज हम इन सबको पढ़ने नहीं आए कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, सर एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, सर टॉर्क का क्या होगा, वर्क का। अरे भैया हजारों हैं यार, पूरी फिजिक्स पढ़ी है ना पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे आराम आराम, सबको आराम आराम से पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि सारी क्वांटिटी आपको आज ही दिखा देगा, आज ही डरा देगा। दिखाओ, मैं भी डरा सकता हूं, देखो डरा दूं, ले डर जा, देख के ले एक और पेज है, ले डर जा। लेकिन क्या फायदा है? क्या फायदा डरा के? डरा के कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। डरा के कोई फायदा नहीं है, डराने को डरा सकते हैं, है ना, लेकिन डराने से कोई फायदा नहीं होगा। आप धीरे धीरे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी ना फिजिक्स वाली, क्वांटिटीज आती जाएंगी। नहीं डरा, अच्छी बात है, ठीक है ना। क्वांटिटीज आती जाएंगी, और क्वांटिटीज आती जाएंगी तो यूनिट सुन के अपने आप आपको बनाने आते जाएंगे, है ना। यूनिट बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। जैसे अभी मैंने यूनिट बना के दिखाए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट बन जाएगा। लेकिन क्या फॉर्मूले आज ही याद हो जाएंगे क्या? बताओ, आप मुझे बताओ, क्या प्रैक्टिकल है क्या कि एक ही दिन में सारे फॉर्मूले याद हो जाएं फिजिक्स के? नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। एक हफ्ते में भी नहीं हो सकता, एक महीने में भी नहीं हो सकता, 2 महीने में भी नहीं हो सकता कि आपको सारे फॉर्मूले याद आ रहे। नहीं यार, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम याद होंगे। जैसे जैसे कश्ती आगे बढ़ेगी दरिया में, है ना भाई, नदी में जिस तरीके से बोट आगे आगे चलती जाएगी फिजिक्स की, वैसे वैसे क्वांटिटी आती जाएंगी और धीरे धीरे याद होती जाएंगी। कोई आपको प्रेशर बना नहीं रहा, कोई आपको यह नहीं कह रहा कि भाई यही याद कर ले, आज तुझे 50 तो याद करनी है। किसने बोला ऐसा? किसी ने नहीं बोला भाई, किसी ने नहीं बोला, ठीक है ना। सो डोंट वरी, आपने यूनिट्स को समझना है कि कैसे बनते हैं फॉर्मूले। आज नहीं,
फॉर्मूले तो आगे आगे सीखते जाओगे, ठीक है। चलिए, कुछ और सिस्टम भी होते हैं यूनिट्स के, जैसे सुना होगा आपने सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। पहले यही चलते थे तीनों, पहले यही चलते थे, सीजीएस चलता था, एफपीएस चलता था, एमकेएस चलता था। ये एसआई वाला बाद में आया था, है ना। ये एसआई सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। वैसे फ्रेंच का वर्ड है सिस्टेमे डे इंटरनेशनल यूनिट्स, यूनाइट्स, ऐसे करके कुछ कुछ वर्ड है, एक बार देख लेना, है ना। फ्रेंच में है ये, लेकिन मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख रहा हूं यहां पर, इंटरनेशनल सिस्टम। फ्रेंच में है ऐसे कुछ, सिस्टेमे डे यूनाइट्स इंटरनेशनल, कुछ इस तरीके से है। मुझे फ्रेंच आती नहीं सही से, है ना, देख लेना एक बार, देख लेना, ठीक है ना। हां, तो अपन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एक सिस्टम आता था सीजीएस, आज भी चलता है। एक एफपीएस, अमेरिका में आज भी चलता है एफपीएस, और एमकेएस को ही डेवलप करके ऐसा ही बना दिया गया। एमकेएस को ही फर्दर डेवलप करके ना ऐसा ही बना दिया गया। देखो, सीजीएस के अंदर लेंथ सेंटीमीटर में लिखी जाती थी, मास ग्राम में और टाइम सेकंड्स में। एफपीएस के अंदर फुट पाउंड सेकंड सुना होगा आपने, है ना, है ना। इतने फुट है, हम अपनी हाइट बताते हैं 6 फुट है, 6 फुट की हाइट है, 7 फुट की हाइट है, 7 फुट की तो बहुत ज्यादा हो गई, 5 फुट की हाइट है, 4 फुटिया है, 2.5 फुटिया, ऐसे बोलते हैं ना भाई। तो लेंथ क्या है, लेंथ फुट में आती है, मास पाउंड में आता है। हम लोग पाउंड में नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन बाहर किया जाता है, बाहर कुछ देशों में, अमेरिका जैसी कंट्री में पाउंड में नापा जाता है मास को, है ना। और टाइम सेकंड्स में, ठीक है ना। ऐसी एमकेएस है, एमकेएस क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये तो आपको दिमाग में सेंस बना रहा होगा, हाँ भाई, लेंथ मीटर में नापते हैं हम लोग, मास केजी में नापते हैं, टाइम सेकंड में नापते हैं। इसी को डेवलप करके ऐसा ही बना दिया गया। लेकिन पता क्या है, पता क्या है, आपको पता होगा कि यार केवल लेंथ, मास और टाइम की बात क्यों कर रहे हो, बाकियों की बात क्यों नहीं कर रहे। और भी तो है, और भी तो है, टेम्परेचर भी है ना, करंट भी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है। उनकी बात कौन करेगा, लुमिनस इंटेंसिटी भी, उनकी बात कौन करेगा। तो उनकी बात इन्होंने करी नहीं। एक ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक है भाई, इन सिस्टम्स ने इनकी बात करी ही नहीं। ना सीजीएस के अंदर इनके यूनिट मिलते हैं, ना एफपीएस के अंदर इनके यूनिट मिलते हैं, और ना एमकेएस के अंदर इनके यूनिट मिलते हैं। सिर्फ एसआई सिस्टम ऐसा है जिसमें सातों फंडामेंटलों के यूनिट मिलते हैं। इसलिए सबसे एडवांस सिस्टम कौन सा हुआ, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। सीजीएस सिर्फ 3 क्वांटिटी से डील करता, एफपीएस भी सिर्फ 3 क्वांटिटी से डील करता, एमकेएस भी सिर्फ 3 ही क्वांटिटी से डील करता। लेकिन एसआई है जो 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डील करता है। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या करता है भाई, डील करता है। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, है ना। 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या करता है, डील करता है। टेम्परेचर की बताता है केल्विन, करंट की बताता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बताता है मोल, है ना, और इसकी बताता है कैंडेला। बोलो भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। फायर इमोजी हो जाए एक बार, फायर इमोजी हो जाए, फायर इमोजी हो जाए जल्दी से। फायर इमोजी हो जाए जल्दी से। बेटा एमकेएस और एसआई में बताया तो सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात है, एमकेएस में नहीं है। एमकेएस में 3 की बात होती थी बस, एमकेएस में सिर्फ 3 क्वांटिटियों की चर्चा थी, एसआई में 7 क्वांटिटियों की चर्चा है ना, है ना भाई, क्लियर बात। तो ये है एसआई सिस्टम आपका, आपके सामने। लेंथ मीटर में सिंबल एम है, मास किलोग्राम में सिंबल केजी, टाइम सेकंड्स में सिंबल एस, करंट एम्पियर में सिंबल ए, टेम्परेचर केल्विन में सिंबल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में सिंबल एमओएल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और सिंबल क्या है, सीडी, है ना। ये सब चीजें आपको मैंने बता दी ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, कुछ यूनिट्स के आगे प्रीफिक्सेस भी लगते हैं, कुछ यूनिट्स के आगे प्रीफिक्सेस भी लगते हैं। जैसे 10 की पावर -15 अगर होगा ना, तो हम उसको बोलते हैं फेम्टो। फेम्टोमीटर भी हो सकता है, समझ रहे हो ना बात को। फेम्टो सेकंड भी हो सकता है, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा सेकंड। फेम्टो मतलब होता है 10 की पावर -15, ठीक है ना। 10 की पावर -12 होता है पीकोमीटर।
10⁻⁹ होता है नैनोमीटर, सुना होगा आपने, नैनोमीटर तो बहुत कॉमन है। 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, मिलीमीटर होता है, मिलीग्राम होता है, मिली सेकेंड होता है ना। तो ये प्रीफिक्सेस लगते हैं कि नहीं लगते। ऐसे ही 10⁻² सेंटीमीटर, और सेंटीग्राम, सेंटीग्राम तो नहीं होता, वो ग्राम ही होता है सिर्फ, है ना। सेंटीग्राम भी कह सकते हैं उसको वैसे, ठीक है ना, लेकिन सेंटीग्राम नहीं बोलते, ग्राम ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेंटी भी लगता है 10⁻² -3 मिली, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा फील करवाता हूं, है ना, थोड़ा थोड़ा फील करते हैं इसको। अच्छा, सेंटी तो आप सभी ने फील कर रखा है कि सेंटी कितना होता है। सेंटीमीटर तो पता है ना कितना होता है भाई, स्केल पर होते हैं वो 2 डंडे, उसके बीच में सेंटीमीटर होता है, इतना सा होता है सेंटीमीटर, है ना। और मिलीमीटर, इसका भी आइडिया है, मिलीग्राम का आइडिया है। अगर सोना खरीदने जाते हैं, चांदी खरीदने जाते हैं, तो मिलीग्राम में पेमेंट भी होती है उसकी, है ना भाई, इतने मिलीग्राम तक सोना, तो डेसिमल में जाकर के उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। जब कैलकुलेटर से वो जो सुनार होता है वो कैलकुलेट करके निकालता, तो मिलीग्राम के अंदर भी वो पैसा लेता है भाई, क्योंकि मिलीग्राम सोने की भी बहुत कीमत है। सही बात है कि नहीं। ऐसी प्लैटिनम बड़ा महंगा है, मिलीग्राम के अंदर वो भी, उसकी भी कॉस्ट लगती है ना। अच्छा, माइक्रो कहां पर आपने सुना, माइक्रो, माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप सुना है। माइक्रोस्कोप में किसको देखते हैं, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया का साइज किस में होता है बेटा, बैक्टीरिया का, वायरसेस का, है ना। बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, इनका जो साइज है वो माइक्रो में होता है, ठीक है ना, माइक्रो में होता है। अच्छा, नैनो, नैनो तो और छोटा है। नैनो टेक्नोलॉजी सुना है आपने, या चलो कोलॉइडल पार्टिकल सुने आपने, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। कोलॉइडल सॉल्यूशन सुना होगा आपने, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो नैनो में होते हैं यार, वो नैनो में होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है ना। अच्छा, पीको कहीं सुना, पीको, पीको में क्या होता है पता है, पीको में क्या होता है पता है, पीको में, पीको में बताओ, कोलॉइड क्या होता है बेटा, ये तो केमिस्ट्री वाले बता देंगे बेटा क्या होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री वाले बता देंगे। हैं, आयरन मैन का सूट, अच्छा वो क्या, उसका क्या है, उसका क्या है भाई, आयरन मैन का सूट का क्या सिस्टम है। हाँ, पीको कहां सुना, नहीं सुना पीको बेटा, एटॉमिक रेडियस होती है पीको में, एटम का जो साइज होता है, एटम तो सुना है ना, या वो भी नहीं सुना। जो एटॉमिक रेडियाई होती है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो पीको में होती है, ठीक है। और फेम्टो पता है, फेम्टो और छोटा है, एटम तो बहुत ही छोटा हो गया, फेम्टो उससे भी छोटा है। सोच सकते हो क्या होगा फेम्टो में, क्या होगा फेम्टो में, सोच सकते हो। हाँ सही है, एटम का साइज पीको में, फेम्टो में क्या होगा, न्यूक्लियर का साइज होगा बेटा, न्यूक्लियस का साइज। तो न्यूक्लियर रेडियस जो होती है ना, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर रेडियस होती है वो फेम्टो में होती है, न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। बाकी मिली सेंटी का तो आइडिया बच्चों को जनरली होता ही है, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, इसका भी आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा चाहिए, ठीक है ना। और सिंबल जरा देख लेना भाई, सिंबल देख लो, नैनो का स्मॉल एन है, और माइक्रो का ये होता है म्यू, थोड़ा अजीब सिंबल है इसका, म्यू, है ना, म्यू, आधा मां या मैं बड़े ऊ की मात्रा म्यू, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं इसको, म्यू बुलाते हैं इसको, है ना। बाकी फेम्टो एफ है, पीको पी है, नैनो एन है, बाकी सब तो ऐसे ही है, ठीक है ना, बाकी सब तो ऐसे ही है। अच्छा, बची हुई 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, याद है, जिनकी बात मैंने करनी थी। बची हुई 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, उसे कहते हैं एंगल और सॉलिड एंगल। कहा था ना भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो 2 हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं, क्वांटिटीज जो हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी, एक होती है प्लेन एंगल, इसे प्लेन एंगल बोल देते हैं, या सिर्फ एंगल भी बोल देते हैं, इसे प्लेन एंगल कह दो या सिर्फ एंगल बोल दो, बात एक ही है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, है ना, एक हो गया प्लेन एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। क्या होता है एक बार समझ लो, देखो मैथ्स की एनसीईआरटी के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। इसे बोलते हैं आर्क लेंथ, ये जो लेंथ है ना इसे कहते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये थीटा, ये एंगल है, ये एंगल है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, मैथ्स के अंदर इनके बीच में रिलेशन पढ़ाया जाता है। रिलेशन क्या है कि जो आर्क लेंथ होती है ना वो रेडियस टाइम्स थीटा होती है, लेकिन यह ध्यान रखना कि जो थीटा होता है रेडियन में होता है, ये रेडियन में होता है भाई। हां, ये जो एंगल है ये रेडियन में होता है।
भाई लेंथ होती है मीटर में, रेडियस भी क्या है, वो भी एक लेंथ ही है, वो भी होगी मीटर में, लेकिन ये जो एंगल है ना, ये डिग्री में नहीं होता, ये रेडियन में होता है। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, ये रेडियन में होता है, रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है ना, डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है एंगल क्या होता है, रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ ऑन द सर्कल टू रेडियस। ठीक है ना, तो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया एल बाय आर, एल बाय आर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, लेंथ की यूनिट क्या होती है सर, मीटर होती है, और रेडियस भी तो लेंथ ही है, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। तो भाई मीटर से मीटर कट गया, तो फिर इस एंगल को यूनिटलेस क्यों नहीं कहते भाई, यूनिट नहीं है ना इसकी, तो इसको यूनिटलेस क्यों नहीं कहते, इसको यूनिटलेस क्यों नहीं कहते बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपने शायद 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 10वीं तो पास होना सब, और 10वीं तो पास होना, आपने पढ़ा होगा कि भाई जो ये एक क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है एम बोले तो मैग्निफिकेशन, ये होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है, मैग्निफिकेशन नाम से। हाइट ऑफ इमेज यानी एक हाइट है तो मीटर में होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी एक हाइट है तो मीटर में होती है, मीटर से मीटर कट जाता है, हम इसे बोलते हैं कि ये यूनिटलेस है, हम इसे बोलते हैं कि यूनिटलेस है, लेकिन यहां नहीं बोलते कि यूनिटलेस है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैग्निफिकेशन को तो यूनिटलेस कहते हैं, लेकिन इस एंगल को यूनिटलेस नहीं कहते। इसकी हां वही रेडियन यूनिट क्यों कह रखी है, सर ये रेशियो है दो सेम क्वांटिटीज का। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेंथ और रेडियस, लेंथ और रेडियस भी तो सेम यूनिट की ही है, लेंथ और रेडियस भी तो सेम यूनिट की ही है। हां, क्यों क्यों रेडियन कह रखा है और यूनिटलेस नहीं कहते इसको। नहीं बेटा, डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है, डिग्री नहीं है, रेडियन में है। पर क्यों, थीटा कैसे यूनिटलेस होगा, बच्चे कह रहे सर थीटा कैसे, एंगल कैसे यूनिटलेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार, लेंथ और आर को डिवाइड कर रहे हैं, मीटर से मीटर कट गया तो यूनिटलेस होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, एक चीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो यहां भी होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी कहते हैं कि भाई तू यूनिटलेस है, इसको भी यूनिटलेस ही कहा जाता है, पर एंगल को नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसलिए इसको अलग रखा गया है, इसीलिए इसको अलग रखा गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ही इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी यूनिट कुछ नहीं होती। देखा जाए तो इसकी यूनिट तो है, इसकी यूनिट को तो रेडियन कह रखा है, लेकिन वैसे ये यूनिटलेस होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन होता नहीं है, इसलिए इसका नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये होता है एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। वैसे सिलेबस में नहीं है आपके, नॉट इन सिलेबस है ना, तो अपन ज्यादा ध्यान इस पर नहीं देंगे, ज्यादा बातें इसके बारे में नहीं होती है ना, लेकिन एंगल तो आपको जगह जगह काम आता है, ये क्या होता है, ये होता है एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। और इसकी यूनिट पता है क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसकी होती है रेडियन, इसकी होती है रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन। ठीक है, मैं आपको कन्वर्जन भी सिखा देता हूं, बस कन्वर्जन को सीख करके अपन क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, कन्वर्जन के बाद अपन क्लास एंड कर देंगे। पहला कन्वर्जन है एंगल, तो आपको पता ही है, रेडियन में कन्वर्ट करना सीखो,
एंगल आपको पता है, रेडियन में कन्वर्ट करना सीखो। दूसरा दूसरा अगर रेडियन आपको पता है तो एंगल में कन्वर्ट करना सीखो। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक चीज याद रखना, बस एक चीज याद रखो, जो मैं डब्बे में लिख रहा हूं वो याद रखना। डब्बा कहां है? ये रहा डब्बा, आ गया देखो। ठीक है, जो मैं इस डब्बे में लिख रहा हूं बस वो आप याद कर लो, वो आप याद कर लो। क्या याद कर लो? 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, बस ये याद कर लो। याद, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, यहां आ जाओ भाई। अरे एंगल क्यों लिखा है मैंने? अबे भाई, डिग्री 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 है ना, एंगल की ही बात हो रही है। डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। ठीक है ना, यहां आ जाओ भाई। पहला पार्ट, पहला पार्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? देखो लिखा हुआ है 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन के बराबर। तो ये बताओ, ये बताओ कि 90 डिग्री कितने के बराबर होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। यस, बहुत बढ़िया। इसको आधा कर देंगे भाई, 180 का आधा 90 हो गया ना, पाई का आधा कर दो, पाई बाय 2 हो गया, खत्म। पाई का आधा पाई बाय 2, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, ये बताओ फिर 45 डिग्री कितना होगा? 45 डिग्री कितना होगा? 45 डिग्री कितना होगा? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, लिखते जाओ, भर दो कमेंट सेक्शन, जल्दी से भर जाना चाहिए। 90 का भी आधा होता है 45, तो पाई बाय 2 का भी आधा क्या होगा बेटा? पाई बाय 4 ही तो होगा, पाई बाय 4 रेडियन। अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा फिर ये बताओ, फिर ये बताओ कि 60 डिग्री कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होगा? 60 डिग्री, जल्दी से जल्दी से। 60 डिग्री अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया ना, तो इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दो ना, पाई बाय 3 रेडियन हो गया ना, हाँ या ना? पाई बाय 3 हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर ये बता कि 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री कितना होगा? फटाफट जल्दी से, 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका भी आधा, 60 का भी आधा कर दिया तो 30, इसका भी आधा कर दो तो पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। बहुत सही, बहुत सही। एक और कर लो, चलो एक और कर लो। 360 डिग्री बता दो कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री कितना होगा? अगर 180 डिग्री पाई है तो उसका डबल होता है 360, तो पाई का डबल हो गया भाई 2 पाई, 2 पाई रेडियन। और एक बात बताऊं आपको, और एक बात बताऊं आपको, आप 360 डिग्री से ऊपर तो जा नहीं सकते, है ना, लेकिन बाई चांस अगर हम चले जाएं, मान लो कि हम चले जाएं 720 डिग्री, तो कितने रेडियन के बराबर होगा? बोल सकते हो? बोल सकते हो कितने रेडियन के बराबर होगा? बोल सकते हो कितने रेडियन के बराबर होगा? बोल सकते हो? 360 को डबल कर दे, 72, 36 का डबल 72, तो 2 पाई का डबल कितना हो गया? 4 पाई, यानी 2 चक्कर लगा लिए सर्कल के, 2 चक्कर लगा लिए। एक लगाया तो 2 पाई, एक और लगाया तो 4 पाई, एक और लगाया तो 6 पाई, एक और लगाया तो 8 पाई, एक और लगाया तो 10 पाई। हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेटा ऐप पे भी चल रही है क्लास, ऐप पे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ऐप वाले भी, है ना। मैं दोनों के नाम पिक कर रहा हूं। रेडियन से डिग्री में आ जाओ यार, रेडियन से डिग्री में आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। पाई बाय 4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर? पाई बाय 4 रेडियन कितने? अरे देखो पाई 180 है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करके बता दो कितना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जो इसके साथ होगा वही इसके साथ भी होगा, सही बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 45 डिग्री आंसर है, 45 डिग्री आंसर है। अच्छा फिर ये बता दो कि 10 पाई रेडियन कितना होगा? 10 पाई रेडियन। सर ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया सर? अरे भाई, अरे भाई 10 से इधर इंटू कर तो 10 से इधर भी कर दे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10 से यहां इंटू कर दे, 10 से यहां भी इंटू कर दे, कितना आ गया? 1800, 1800, सही बात है, 1800 डिग्री। वैसे 1800 डिग्री लिखना सही नहीं है, क्योंकि कितनी बार घूमेगा वो आपको पता चल रहा होगा, है ना। कितनी बार घूमेगा आपको समझ में आ रही है वाली बात, सही बात है कि नहीं, है ना। अच्छा अच्छा फिर ये बताओ, ये बताओ कि 2 पाई बाय
3 रेडियन कितना होगा होमवर्क में करने का, ठीक है, और 5π/6 रेडियन कितना होगा होमवर्क में करने का। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों का आंसर, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डायमेंशंस को। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, है ना। लो, ए बी सी या डी फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में, है ना। एक आधा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर टाटा बाय बाय करते हैं। क्या आंसर है भाई? बहुत इजी है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। कह रहा अकेला मास लेंथ और टाइम पर नहीं डिपेंड होना चाहिए, बाकियों पर भी होना चाहिए, तो वो एसआई सिस्टम है, वो एसआई सिस्टम है। नॉट बेस्ड पूछ रहा है बेटा, वो कह रहा है कि ऐसे सिस्टम को बताओ। सवाल को ढंग से पढ़ना, एनडीए का सवाल खेलता है, एनडीए का सवाल आपकी नॉलेज से ज्यादा ना आपके ध्यान से खेलता है कि आपका ध्यान है या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की समझ आपको है या नहीं है। क्वेश्चन आसान होते हैं, एनडीए के सवाल इजी होते हैं, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए पूरा पूरा कि वो क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। देखो, नॉट बेस्ड ऑन मास लेंथ एंड टाइम अलोन, यानी सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड ना करे और चीजों पे भी करे, तो वो ऐसा ही तो है ना। 7 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। एमकेएस तो 3 है, सीजीएस भी 3 है और एफपीएस भी 3 है ना। और वो मास लेंथ टाइम ही है, एमएलटी ही है, ये भी एमएलटी ही है, मास लेंथ टाइम ये भी एमएलटी है, लेकिन ये तो 7 है। सही बात है कि नहीं? 7 क्वांटिटीज है। अच्छा, एक और बहुत इजी सा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? बता दो फटाफट से, इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है? हाँ बेटा, पीडीएफ तो ऐप पे ही मिलेगी यार। अगेन आंसर ए ही है इसका बिल्कुल सही, क्योंकि मीटर, किलोग्राम और सेकंड तीनों ही फंडामेंटल होते हैं, तीनों ही फंडामेंटल होते हैं। न्यूटन एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये तो डिराइव्ड है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली गई होंगी तब ये बनती है। सही बात है कि नहीं, है ना। अच्छा, एक चीज और लिख लो, अपने पास नोट कर लेना, है ना, कि 1 न्यूटन जो होता है ना, वो सीजीएस के अंदर 10⁵ डाइन होता है। ये सीजीएस यूनिट है बेटा, ठीक है, ये सीजीएस है, ये वाली एसआई है, ये वाली एसआई है, और ये वाली सीजीएस है। काम आ जाती है कभी कभी, ये काम आ जाती है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ऐसे ही 1 जूल ऑफ एनर्जी 10⁴ अर्ग्स होती है। ये भी सीजीएस है, ठीक है ना। काम आएंगे ये काम आएंगे आपको देखने में, ठीक है। कन्वर्जन आपको थोड़े थोड़े आने चाहिए, ठीक है। नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं, ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। होमवर्क क्या है आपका, समझ लीजिए भाई। होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि आपने अपने नोट्स कंप्लीट बनाने हैं, नोट्स कंप्लीट करने हैं, पहला काम, है ना। और ये होमवर्क मैं आपको हर बार बताऊंगा, लेकिन आप भूलना मत। अगर मैं कभी ना भी बताऊं तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और डेली का काम डेली करना है, ठीक है। कोई बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए आपके, नो बैकलॉग्स, ठीक है जी। कोई बैकलॉग नहीं बनना चाहिए आपका। आपने क्लास अटेंड करनी है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बातें, कि सवाल की प्रैक्टिस करवा दो सर, वो बात की बात है। पहले आपके नोट्स पूरे होने चाहिए, पहले आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है जी। तो ध्यान रखना आप, ठीक है। और बाकी जो मैंने होमवर्क दिया या प्रैक्टिस दी या जो आपको डीपीपी शीट्स मिला करेंगी, है ना, डीपीपी की शीट्स मिला करेंगी, वो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। आप चाहें तो हमें यहां पर कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा है, व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है। इसी के साथ आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कैसा लगा आपको ये लेक्चर भाई? पहला लेक्चर था आपका ये शौर्य बैच का, है ना। और पहला लेक्चर ये आप लोग का फिजिक्स का हुआ, है ना। शुरू में मैंने 15 मिनट के आसपास आप लोग को यह समझाया कि किस तरीके से हम लोग इस बैच के अंदर पढ़ेंगे, है ना। और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपके फोकस पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या की एरियाज है जिनका आपने ध्यान ज्यादा रखना है। तो कैसा लगा भाई? है बढ़िया लगा, पावरफुल था? चलिए ठीक है
बेटा डेली ही क्लासेस होंगी, लेकिन मेरी डेली नहीं होगी ना। ठीक है, डेली क्लासेस होंगी, है ना, अलग अलग टीचर्स की होगी, शेड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा, हो ही गया होगा, एक बार आप चेक करो। बेटा ऐप पे क्लास चल रही है, बच्चे लिख रहे हैं, गजब, मजा आ गया, जय हिंद, ऑसम, गजब, मस्त, फायर है, बढ़िया, मस्त, गुड, नाइस, एक्सीलेंट। ये बच्चे, ये चैट वाले, वो ऐप वाले बच्चे ही हैं भाई, जिनके मैं पढ़ रहा हूं कमेंट्स। चलिए भाई, अब आपकी दूसरी क्लास भी होने वाली है ना। तो जो चैनल पे बच्चे देख रहे हैं वो चैनल पे बने रहे, जो ऐप वाले बच्चे हैं वो ऐप से जुड़े रहे। ठीक है जी, नोट्स नोट कर लेना, लेकिन बेशक बाद में कर लेना, पहले आप अपनी क्लासेस को अटेंड कर लो, जो भी आपकी आगे आने वाली क्लासेस हैं। ठीक है ना, आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी जोश के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।